भाई अगर आप स्टार्टअप आइडिया ढूंढोगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स ढूंढोगे उनको आइडेंटिफाई करोगे तो आपको एक ग्रेट स्टार्टअप का आइडिया जरूर आ जाएगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं वो सक्सेसफुल तभी बन पाते हैं जब वो किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और आप सभी देख रहे हैं डिस्टिम। दोस्तों आज हम यहाँ पे एक ऐसे ही इंडियन स्टार्टअप डिलीवरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज इंडिया की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का बैकबोन बन चुका है। और डिलीवरी का उनके फाउंडर को आइडिया तब नहीं आता जब वो इसके बारे में सोचते हैं, बल्कि तब आता है जब वो किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकलते हैं। तो आज हम यहाँ पूरा डिलीवरी का केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और आज कहाँ पे ये अपना आईपीओ करने निकली है। और हम बात करेंगे कि पूरे सर्विसेज के ऊपर, इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर, इनके रिवेन्यू मॉडल के ऊपर पूरा मतलब डिस्कस करने वाले हैं, पूरा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री डिलीवरी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको काफी सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं इसके अंदर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिलीवरी कंपनी का नाम इन्होंने ऐसा रखा है जिसके ऊपर इनका काम है। बोले तो काम है इनका डिलीवरी करने का, और कंपनी का नाम इन्होंने रखा है डिलीवरी। बोले तो मिलता जुलता वर्ड है, मतलब कि जो काम है उसी के ऊपर नाम भी है। और आज के हिसाब से बात करें तो डिलीवरी आपको कई तरह की सर्विसेज देती है। सबसे पहले की ओर बात करें तो वो है लास्ट माइल डिलीवरी। लास्ट माइल डिलीवरी बोले तो क्विक डिलीवरी प्लस मिनिमम कॉस्ट। दूसरे के ऊपर बात करें तो वो है ट्रांजिट वेयर हाउसिंग। इसमें क्या होता है, तो कुछ मिनिमम समय के लिए जो गुड्स है वो रखने पड़ते हैं वेयर हाउस के अंदर और क्विक से डिस्पैच हो जाता है। तीसरे के ऊपर बात करें तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के ऊपर। इसमें ई कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह आते हैं, जिसमें इन्वेंट्री मैनेज करना हो गया, वेयर हाउसिंग के ऊपर हो गया, फुलफिलमेंट के ऊपर हो गया। तो ये हो गया इनका तीसरा सर्विस। चौथे के ऊपर बात करें तो वो हो गया वेंडर टू वेयर हाउस। इसके अंदर क्या होता है, तो वेंडर से वेयर हाउस तक पहुंचाना है, वो लॉजिस्टिक हो गया। पांचवा के ऊपर बात करें तो वो है वेंडर टू कंज्यूमर। बोले तो वेंडर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाना है। छठे के ऊपर फिर बात करें तो छठा के अंदर आता है इनका रिवर्स लॉजिस्टिक। अब रिवर्स लॉजिस्टिक का मतलब हो गया, आप इसको सीधा से एग्जांपल से समझ लो कि जो भी कस्टमर किसी भी सामान को रिटर्न करता है तो वो हो गया रिवर्स लॉजिस्टिक। मतलब उसके अंदर जो भी प्रोसेस आते हैं वो सारा ये देख सकता है। फिर इनका सातवां आता है पूरा जो ऑर्डर है उसको मैनेजमेंट करना। तो ऑर्डर बोलना बोले तो क्या, ऑर्डर आया, प्लेस हुआ, कहाँ से इन्वेंट्री है, कहाँ लॉजिस्टिक है, कहाँ पहुंचाना है, पूरा फाइनल डेस्टिनेशन तक, तो ये पूरा ऑर्डर को पूरा मैनेज करते हैं। आठवें की बात करें तो वो होता है पेमेंट कलेक्शन। अब सारा कुछ जब हो गया तो पेमेंट भी कलेक्ट करना है। तो पेमेंट कलेक्शन का भी जो काम है वो डिलीवरी आपको करके देगी। तो मिला जुला के देखा है तो 60 से 8 तरह की जो सर्विसेज है वो डिलीवरी आपको पूरी अच्छे से प्रोवाइड करती है। और इनका जो सातों आठों सर्विसेज है वो पूरा 3 डिपार्टमेंट के ऊपर बटा हुआ है। पहला जो इसके अंदर डिपार्टमेंट आता है वो आता है वेयर हाउसिंग को लेकर के, जिसकी इंडिया में अगर प्रेजेंस की बात करें तो 40 से ज्यादा सिटीज में आपको इनके वेयर हाउस मिल जाएंगे। दूसरा जो इनका डिपार्टमेंट निकल के आता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। 19,000 पिन कोड्स पूरा अक्रॉस द इंडिया ये कवर करते हैं, जिसमें 2500 सिटीज से ज्यादा इनका प्रेजेंस है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तीसरे के ऊपर बात करें तो वो हो गया कॉमर्स। अब कॉमर्स के अंदर क्या आ गया कि जैसे थर्ड पार्टी जिसको हम बोलते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वगैरह, इसके अंदर क्या आ गया, जैसे शॉपिफाई हो गया, वो कॉमर्स आ गया, मैजेंटो वगैरह आ गए। तो ये सब जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं उनका ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पूरा मेंटेन करके देता है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट इनका स्टोर्स है, जिसके ऊपर से ये 7 8 जो सर्विसेज मैंने बताया उसके ऊपर ये काम करते हैं। और आज डिलीवरी अपने इसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी को और बेहतरीन करते हुए इंडिया के अंदर ये अपनी अलग आइडेंटिटी तो बना ही रहे हैं, साथ साथ लोगों के बीच में ट्रस्ट भी बिल्ड कर पा रहे हैं। चाहे वो कंज्यूमर्स के बीच में हो, या छोटे छोटे बिजनेसेस हो, या फिर कुछ बड़े बड़े इंटरप्राइजेज ही क्यों ना हो। और ये सब सर्विसेज देना इतना आसान नहीं होता अगर इन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूनिक नहीं बनाया होता, या फिर पार्टनरशिप्स को और तो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं किया होता। और ये टेक्नोलॉजी इनका सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि इनको इनके कॉम्पिटिटर से आगे बना के रखता है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके जो भी फाउंडर्स हैं वो सारे इंजीनियर फील्ड से ही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इनके 5 फाउंडर्स हैं और सारे के सारे इंजीनियर फील्ड से ही बिलोंग करते हैं, जिसमें साहिल बरुआ, सूरज सहारन, कपिल भारती, मोहित टंडन और भावेश मंगलानी है। जिसमें अगर बात करें सूरज बरुआ के बारे में तो यही जो कंपनी के फाउंडर और अभी करंट में सीईओ हैं। और बाकी के जितने भी को फाउंडर्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, जिसमें से साहिल, सूरज और मोहित तीनों एक ही कंपनी बोले तो बैन एंड कंपनी में साल 2008 में एज ए कंसल्टेंट काम किया करते थे। तीनों यंग थे, तीनों का एक ही मोटिव था कि हमें आने वाले टाइम में अपना स्टार्टअप खोलना ही खोलना है। लेकिन इनका जो काम था वो काफी बिजी शेड्यूल था, जिसके कारण से इनको अपने आइडिया पे काम करने का मौका ही नहीं मिलता था। और फिर इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हमें अपने जॉब से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। और इन्होंने 6 महीने का ब्रेक लिया, लेकिन ये भी कुछ काम नहीं कर पाया, क्योंकि ये काम कर रहे थे स्टार्टअप आइडिया ढूंढने के ऊपर। और मैंने शुरुआत में ही बोला आपको, अगर आप आइडिया के ऊपर काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स पे काम करोगे तो आपको एक स्टार्टअप आइडिया जरूर मिल जाएगा। और एक दिन यही हुआ। सूरज और साहिल देर रात तक बातें कर रहे थे और अपने नियर बाय रेस्टोरेंट से एक फूड ऑर्डर करते हैं। और ऑर्डर की डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है, और फाइनली जब उनका जो डिलीवरी बॉय है वो उनकी डोर स्टेप पे पहुंचता है तो काफ़ी ज़्यादा उससे बातचीत करते हैं कि ऑर्डर में क्यों इतना डिले हुआ।
और फिर वो इनका जो सिस्टम है उसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ी पाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जो रेस्टोरेंट का ऑनर है क्यों ना उनसे डायरेक्टली कुछ बात किया जाए कि क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहा है। और ये उसी रात को 11:30 बजे की रात को दोनों ने डिसाइड किया और दोनों गए उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास। और वो मालिक उस समय भैया अपना स्टोर का जो शटर है वो गिरा रहा होता है। और उनकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने के बाद उनको पता चलता है कि उनमें काफ़ी ज़्यादा जो सिस्टम में गड़बड़ी है, जिसके कारण से जो ऑर्डर है वो इतना ज़्यादा डिले हो जाता है। और फिर रेस्टोरेंट वालों को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने अपना आइडिया, अपना स्टार्टअप का आइडिया निकाल लिया डिलीवरी का। इससे इनको उनका स्टार्टअप का आइडिया भी मिल गया और जो रेस्टोरेंट का ओनर था उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी मिल गया। और फिर फाइनली सभी पार्टनर्स ने मिलकर मई 2011 में डिलीवरी की स्थापना करी। और शुरुआत में इन्होंने हाइपर लोकल डिलीवरी के ऊपर फोकस किया, जहाँ पे गुरुग्राम के अंदर ये फूड्स हो या फ्लावर्स हो उस सब की लोकल डिलीवरी का काम करते थे। और फिर 2011 में देखा जाए तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का भी काफ़ी ज़्यादा बूम चल रहा था, तो इन्होंने लेट नहीं किया। उसके लिए जून 2011 में ये ई कॉमर्स के ऊपर भी अपना बिजनेस इन्होंने स्विच किया। और सबसे पहला उन्होंने क्लाइंट लाया था अर्बन टच का, जहाँ पे वो जो कंपनी थी वो ब्यूटी या फिर कॉस्मेटिक्स के ऊपर जो उनका रिटेलर का कंपनी था। और फिर देखते ही देखते उन्होंने अगस्त 2011 में अपने डिलीवरी कंपनी को उन्होंने पूरा जो है ई कॉमर्स लॉजिस्टिक के ऊपर स्विच कर दिया था। और आज इनके पास 7,000 से ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो कि पार्टनरशिप के रूप में डिलीवरी के साथ इंडल्ज किए हुए हैं, जहाँ पे इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वो सारी सर्विसेज लेकर के अपने ऑपरेशंस को और भी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और ग्रोथ लेवल पे जा रहे हैं। और आज यही कारण है कि इंडिया के अंदर डिलीवरी का जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को लेकर के है वो टॉप लीडिंग कंपनी के रूप में है। अब अगले में इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात की जाए तो डिलीवरी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी एकदम क्लीन एंड क्लियर है। बोले तो ये B2B बिजनेस टू बिजनेस भी काम करेंगे और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी काम करते हैं। जैसे एक कुरियर है, उसको पिकअप ड्रॉप करना है तो वो भी हो जाएगा। अगर कोई पार्सल है उसकी एक्सप्रेस डिलीवरी करनी है तो वो भी हो जाएगा। थर्ड पार्टी का फुलफिलमेंट करना है तो वो भी हो जाएगा, जो कि ई कॉमर्स के ऊपर होता है। और तो और अगर बिजनेसेस जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उसकी लॉजिस्टिक सर्विसेज करनी हो तो वो भी सारा जो मेंटेन है वो ये खुद ही कर लेंगे। बिजनेस लॉजिस्टिक सर्विस का मतलब सुना है आपको? नहीं, इसका मतलब इनका डायरेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि यूनिक है उसके ऊपर बना हुआ है। आज इनके पास देखा है तो 5,000 से भी ज़्यादा इनके पास अपने ट्रक्स हैं, जो कि 7,000 इनके पास ड्राइवर्स है उसके द्वारा ऑपरेट की जाती है। इसका मतलब आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि डिलीवरी जो है ना ही सिर्फ छोटे छोटे डिस्टेंसेस के ऊपर डिलीवरी का काम करती है, बल्कि पूरे अक्रॉस द इंडिया के साथ साथ 13 अलग अलग देशों में इनका जो सर्विसेज है वो अवेलेबल दिया हुआ है आज। और अपनी ट्रकिंग सर्विसेज को और ज़्यादा इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने वॉल्वो ट्रक्स के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, ताकि ट्रैक्टर्स का और ट्रेलर्स का कॉम्बिनेशन आ सके। और वॉल्वो ट्रक्स के साथ साथ इन्होंने फेडेक्स एक्सप्रेस के साथ भी पार्टनरशिप किया है, ताकि इंडिया के साथ साथ वो इंटरनेशनली भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम जो ज़्यादा लेवल पे कर सके। और पार्टनरशिप तो इन्होंने करी ही करी, कई सारी कंपनीज को तो ये आज एक्वायर भी कर चुके हैं। आज के हिसाब से बात करें तो एक दुबई की कंपनी है एरामेक्स करके, तो उसका इंडिया का बिजनेस भैया डिलीवरी वालों ने एक्वायर कर रखा है। और अगर बात करें तो इन्होंने स्पॉन्टेन लॉजिस्टिक्स उस कंपनी को भी एक्वायर किया हुआ है। और अभी हाल ही में एक सास स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस स्टार्टअप प्रीमा सेलर के नाम से कंपनी है, उसको भी इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। और आज तक इन्होंने कई सारी फंडिंग्स भी उठाई है, जो कि 13 राउंड तक का फंडिंग इन्होंने रेज कर लिया है, जिसमें इनका टोटल फंडिंग अमाउंट की बात करें तो वो है $1.37 बिलियन का। अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करोगे तो वो अमाउंट हो जाता है लगभग 10,000 करोड़ का। तो भाई इनके सर्विसेज के ऊपर बात हो गई, इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर बात हो गई, फंडिंग के ऊपर बात हो गई, एक्विजिशंस और पार्टनरशिप्स के ऊपर ही बात हो गई। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके रिवेन्यू मॉडल के ऊपर। तो डिलीवरी का जो रिवेन्यू मॉडल है दोस्तों, वो इनके बिजनेस मॉडल की तरह एकदम क्लीन एंड क्लियर है। तो भाई यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी सब्सक्रिप्शन फी चार्जेस नहीं करते हैं, यहाँ पे ये पर यूनिट की डिलीवरी के ऊपर कमाते हैं। तो देखा जाए तो शुरुआत से ये जो पर यूनिट डिलीवरी के ऊपर ही कमा रहे हैं, तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट बचा पा रहे हैं उसमें से। और आज के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। और इनका क्लेम भी है कि आज ये एक दिन के अंदर ये 15 लाख ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर पा रहे हैं। और इनका जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। हालांकि आज कंपनी लॉस में ऑपरेट कर रही है, क्योंकि अगर हम इनके कुछ डाटा के ऊपर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करें तो उसके अंदर इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो था लगभग 1694 करोड़ रुपए। वहीं अगले ही साल फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो था लगभग 2986 करोड़ रुपए। और अभी फाइनेंशियल 2021 में इनका जो टोटल रेवेन्यू निकल के आया है वो है लगभग 3700 करोड़ का। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फाइनेंशियल 2019 में और फाइनेंशियल 2021 में इनका जो टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस आया है वो 2x बढ़ा है, 1694 करोड़ से 3700 करोड़ तक का 2x बढ़ा है इनका रेवेन्यू। और वहीं बात करें इनकी लॉस का, तो आज कंपनी लॉस में ऑपरेट कर रही है, मैंने बताया आपको। तो कंपनी का जो लॉस है वो फाइनेंशियल 2019 के अंदर इनका जो टोटल लॉस था वो था लगभग 1781 करोड़ रुपए। और वही बात करें अभी फाइनेंशियल 2020 में इनका जो टोटल लॉस निकल के आया है वो है लगभग 284 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हो कि इनका जो लॉस है वो काफी हद तक ये मेंटेन कर रहे हैं और काफी उसको रिड्यूस कर रहे हैं,
84% तक इन्होंने अपना लॉस जो है घटाया है पिछले एक साल में, बोले तो फाइनेंशियल 2019 से लेकर के फाइनेंशियल 2020 तक में। तो आपको इनके फाइनेंशियल डाटा से क्लियर हो गया होगा कि कंपनी भले ही आज लॉस में ऑपरेट कर रही है, लेकिन कंपनी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और ये अपने लॉस को भी रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो देखा जाए तो इन्होंने अब तक 13 राउंड की फंडिंग भी उठा ली है। और इतने राउंड के बाद क्लियरली क्या होता है कि ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स होती हैं वो या तो प्रॉफिटेबल हो जाती हैं या फिर वो अपना आईपीओ करती हैं। तो डिलीवरी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है और इसीलिए ये अपना आईपीओ करने जा रही है, और बोला जा रहा है कि ये डीआरपी फाइल कर लेगी अक्टूबर में। और इन्होंने इसका टारगेट रखा है, वो बोला है कि लगभग $1 बिलियन ये रेज कर सकते हैं अपने आईपीओ से, जिसके अंदर ये जो अपना स्टेक बेचेंगे, जो स्टेक होल्डर होता है, जो उसमें बोला जा रहा है कि लगभग 20% से 15 से 20% जो अपना स्टेक होगा वो पब्लिक में रखेंगे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कब तक जो अपना आईपीओ है वो लॉन्च कर पाते हैं। और मे भी बोला जा रहा है कि वो अगले साल मार्च के पहले पहले तक अपना जो आईपीओ ले आएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इनके आईपीओ में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, और इनका जो लॉजिस्टिक जो सर्विसेज है उसमें से आप कितना ज़्यादा संतुष्ट हो सर्विसेज से। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि इनका जो आईपीओ है उसमें आप सब्सक्राइब करने वाले हो या फिर इसमें इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। और अपने इसी क्वालिटी सर्विसेज देने के कारण, इतनी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाने के कारण और तो और इतनी ज़्यादा फंडिंग रेज करने के कारण आज जो कंपनी डिलीवरी कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है वो है लगभग $3 बिलियन का, जिसको अगर आप फिर से INR में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा लगभग 22,000 करोड़ रुपए का। तो आज डिलीवरी की जो वैल्यूएशन है वो है 22,000 करोड़ रुपए, और जल्दी कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेसन मिले होंगे इसके अंदर। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो उसको लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए हो या कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझसे पूछ लो, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगली केस स्टडी या अगली बिजनेस मॉडल किस पे चाहते हो वो भी कमेंट पे मुझे जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।